दोस्तों यस बैंक की बात करें, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे जो बड़ी बात है कि यस बैंक के स्टॉक में फ्राइडे को हमने तेज़ी अच्छी खासी देखी है दूसरे बैंकिंग शेयरों के मुकाबले, लेकिन ये तेज़ी आगे भी जारी रहेगी या फिर वापस गिरावट होगी। अब जो यस बैंक के स्टॉक में मजबूती तो बहुत ज़्यादा है, रिजल्ट भी बेहतर आ रहे हैं। इसके अलावा देखें तो जो रिस्क है वो भी काफ़ी कम हो चुका है और लगातार फंड रेजिंग के माध्यम से मजबूत स्थिति पे आ चुकी है और डिजिटल ट्रांजैक्शन में दूसरी बैंकों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस इतनी नहीं बढ़ रही है, तो इसके पीछे की जो बड़ी वजह है कि लॉक इन पीरियड के तहत जो शेयर थे लॉक 3 साल के लिए, वो अब धीरे धीरे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और इस वजह से स्टॉक में तेज़ी इतनी बन नहीं पा रही। लेकिन वो शेयर भी अब काफ़ी ज़्यादा बेच दिए गए हैं और ऐसे में अब नए फ्रेश इन्वेस्टर है, स्पेशली देखें तो एफआई फिर से खरीदारी शुरू कर चुके हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग शेयरों में, स्पेशली यस बैंक में भी निवेश आ रहा है। ऐसे में आने वाले समय यस बैंक में तेज़ी का दौर आ सकता है और यस बैंक अपनी पुरानी 24 के ऊपर की जो हाई थी उसको तोड़ के नई हाई भी बना सकता है, यानी आने वाले समय 3 डिजिट में जाने की भी संभावना बन रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यस बैंक के क्वार्टर 1 के रिजल्ट की डेट भी हमारे सामने आ चुकी है और एजीएम की डेट भी आ चुकी है। दूसरी तरफ देखें तो यस बैंक ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी किया और उसके अंदर बहुत सारी चौंकाने वाली बातें। यस बैंक ने पिछले 1-2 साल में क्या अचीव किया वो सारी जानकारी उसके अंदर है। अगर आपको अभी तक उसके बारे में जानकारी नहीं है तो ऑलरेडी इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है, ये वीडियो आप कल का जो वीडियो उसमें जाके देख सकते हो। यस बैंक ने क्या क्या अचीव किया वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, तो ये वीडियो आपको देखना जरूर चाहिए। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस समय यस बैंक में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के बाजार की बात करें तो निफ्टी 50 19,564 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.78% की शानदार तेजी देखने को मिली। लेकिन निफ्टी बैंक की बात करें तो 44,819 के स्तर पे मात्र 0.35% की तेजी थी, यानी निफ्टी 50 के मुकाबले जो तेजी थी वो आधी थी, यानी बैंकिंग शेयरों में इतनी खास तेजी नहीं थी। लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करो तेजी वहाँ पे काफ़ी अच्छी थी, 4,390 के स्तर पे 0.80% की तेजी, यानी निफ्टी पीएसयू बैंक में जो तेजी थी वो देखो तो निफ्टी 50 के बराबर ही थी। लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक में तेजी कम थी, 22,920 के स्तर पे करीब 0.56% की तेजी थी। लेकिन यस बैंक की बात करें तो इसने तेज़ी काफ़ी अच्छी बताई है। आप ये देख ही सकते हो कि क्लोजिंग जो थी वो 17.35 के आसपास थी और 1.17% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो दूसरे बैंकिंग शेयरों के मुकाबले यस बैंक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फ्राइडे के दिन यस बैंक के जो प्रमोटर है राणा कपूर, उनकी जो बेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक ऐसा केस है जिसने बैंकिंग सिस्टम की साख को हिलाकर रख दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को 21 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। तो राणा कपूर की जमानत की याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस उज्जवल भुइया के बीच की बेंच में सुनवाई हुई। राणा कपूर की ओर से पैरवी करने वाले वकील थे हरीश साल्वे और सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि अगर उन्हें दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें मिनिमम 3 ईयर की जो है सज़ा हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 7 ईयर की उनके लिए सज़ा हो सकती है। तो पहले ही ऑलरेडी 3 साल से अधिक का समय जेल में बिता चुके हैं, ऐसे में उनको अब जमानत दे दी जानी चाहिए। इसमें पूरे मामले में देखो तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सामान्य मामलों में यह दलील दी जा सकती है, लेकिन यह एक ऐसा मामला है जिसने हमारी बैंकिंग प्रणाली की पूरी साख को हिलाकर रख दिया है, इसलिए हमें इस पर विचार करना होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इसमें हज़ारों नहीं लाखों लोग प्रभावित हुए, अस्थिरता पैदा हुई है और आप देख सकते हो कि इसकी वजह से जो सामान्य जनता है उनको बहुत सारा नुकसान हुआ है। ऐसे में इसको दूसरे नॉर्मल मामलों के साथ नहीं जोड़ सकते। तो देख सकते हो कि राणा कपूर को यस बैंक डीएचएफएल घोटाले में दोनों जो मिलकर जिसे घोटाला कहता है राणा कपूर और डीएचएफएल ने, उस मामले में देखें तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने मई में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में भी अब ये मामला टिकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो कि राणा कपूर की तरफ से सुनवाई करते हुए हरीश साल्वे ने कहा कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने डीएचएफएल ग्रुप के प्रमोटर वाधवान को लोन बांटा है, जबकि उनका काम ही बैंक है तो वो लोन बांटेंगे ही। तो यही उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया और उसके ऊपर उनको एक तरह से इसमें केस में उनको इन्वॉल्व किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ देखा उनका कहना है कि इसकी वजह से कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आई थी। लेकिन उस दलील से डिसएग्री करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, यस बैंक को बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ा था और इसीलिए अंत में
यस बैंक को फिर से खड़ा करने के लिए एसबीआई को टेक ओवर करना पड़ा। और देख सकते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा दूसरी और बैंकों ने भी आके सपोर्ट किया, तब जाके यस बैंक फिर से खड़ी हो पाई। तो ये कुल मिला के कह सकते हैं कि बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था। इसके ऊपर हरीश साल्वे की तरफ से इस बात को नहीं माना गया और नकारते हुए, डिसएग्री करते हुए उन्होंने जस्टिस खन्ना के पॉइंट के सामने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो टेक ओवर किया यस बैंक को, वो एक तरह से देखें तो उसको हम नहीं मानते, क्योंकि यस बैंक अभी भी प्राइवेट बैंक है और अपने दम पे ही वो चल रही है। यानी इसमें यस बैंक के पूरे जो ग्रोथ के अंदर एसबीआई का कोई रोल नहीं है, ऐसा हरीश साल्वे का कहना है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि आप समझ सकते हो ये पूरा मामला अगर एसबीआई ने अपनी कमान अपने हाथ में नहीं ली होती तो ये बैंक डूब ही जाती। तो ये एक अकेला डीएचएफएल का मामला नहीं, ऐसे तो बहुत सारे लोन बांटे थे, वो सारे के सारे एनपीए बने। यानी एक तरह से उनकी मंशा ही थी कि किसी भी तरह से लोगों के पैसे को डुबाया जाए, और उन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस तरह से यस बैंक के साथ में बहुत गंदा खेल खेला था। और अब आप देख दो कि किसी भी तरह से उसको कवर करने की कोशिश की जाए, लेकिन मामला सारा क्लियर है कि यस बैंक को डुबाया है राणा कपूर ने। और अब राणा कपूर की वजह से यस बैंक जो डूबी थी वो वापस एक नई पोजीशन पे खड़ी है, तो उसके पीछे एसबीआई का ही सपोर्ट है। और एसबीआई ने प्रशांत कुमार को जब इसकी बागडोर सौंपी, उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी मेहनत की, एआरसी के माध्यम से सारा एनपीए ट्रांसफ़र किया, तब जाके यस बैंक फिर से मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। और भले ही प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा जो अभी भी देख सपोर्ट है तो वो एसबीआई का ही है, और साथ में आरबीआई की गाइडलाइन के तहत काम हो रहा है। इसलिए एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि सरकार का कंट्रोल पूरा एसबीआई के ऊपर और यस बैंक के ऊपर अभी भी है। दूसरी तरफ देखो तो इसी मामले में धीरज वाधवान को भी सीबीआई की विशेष अदालत ने किसी प्रकार से जमानत देने से इनकार कर दिया है। तो यहाँ पे देख दो कि अदालत ने कारोबारी से कहा है कि हॉस्पिटल में लंबे समय तक वो न रहे और जेल कर्मियों की सुरक्षा का खर्च भी वो खुद अपनी तरफ से वहन करे। न्यायाधीश ने कहा है कि सीबीआई को निर्देश दिया कि धीरज वाधवान को अस्पताल में भर्ती कराया जाए ताकि उस पर नज़र रखी जा सके। सीबीआई ने यस बैंक के मामले में 2020 में उनको गिरफ्तार किया था। तो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के धीरज वाधवान को सीबीआई की अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने वाधवान को मेडिकल बेल से देने से मना किया है। हालांकि उन्हें अपने जो हार्ट से संबंधित जो बीमारी है उसके लिए निजी अस्पताल में इलाज कराने पर छूट दे दी गई है। और धीरज वाधवान को यस बैंक से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मुंबई स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने जज एमजी देशपांडे ने मेडिकल आधार पर जमा देने से वाधवान को जो अपील की थी उसको खारिज कर दिया है, और कहा कि अगर आपका इलाज करना है तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप इलाज करवा सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर निगरानी रखी जाएगी और उसका खर्च भी आपको देना पड़ेगा। और कहा है कि लंबे समय तक आप हॉस्पिटल में रहे और जो जेल कर्मी आपकी सुरक्षा के लिए रहेंगे उसका सारा खर्च भी आपको ही करना होगा। तो इस तरह से देखें तो जमानत देने से इनकार कर दिया गया। तो ये आप एक के बाद एक देख सकते हो कि इस मामले में कोशिश की जा रही है बेल लेने की, लेकिन बेल हो नहीं पा रही क्योंकि बहुत बड़ा मामला है ये। लगातार लोगों के पैसे के साथ में धोखाधड़ी की गई, लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ दी गई और इसी वजह से अभी ये फिलहाल जेल में। अब यस बैंक की बात करें तो इस सब से वो उभर चुकी है और काफ़ी मजबूत हो चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सैटरडे को 22 जुलाई को हमारे सामने क्वार्टर 1 का रिजल्ट होगा और आशा करें कि रिजल्ट इस बार बेहतर होगा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा 2 रिजल्ट से सेहत सुधर रही है यस बैंक की। भले ही प्रोविजन रखा जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट बेहतर हो रहे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो है वो क्लोज है और ये 24 जुलाई को खुल पाएगी, तब जाके जो यस बैंक से संबंधित है वो सारे ट्रेडिंग कर पाएंगे। तब तक के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। आप ये देख सकते हो इसके रिवेन्यू में कि लगातार रिवेन्यू बढ़ रहा है। मार्च 2022 में जहाँ पे 5873 रुपीज़ के आसपास था वो मार्च 2023 में बढ़ के 7350 रुपीज़ तक पहुँच गया। यानी लगातार हर क्वार्टर में रिवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में 370 रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट था, लेकिन दिसंबर में प्रॉफिट गिर के 55.07 रुपीज़ के आसपास आ गया और इसके पीछे वजह थी हैवी प्रोविजन। लेकिन मार्च में सुधार हुआ, 206 करोड़ रुपीज़ का आप देखें तो प्रॉफिट हुआ, यानी प्रॉफिट में शानदार आ गई है फिर से बैंक, लेकिन अभी भी प्रोविजन रखा गया है। इस बार आंकड़े सुधरने की आशा है। नेटवर्थ भी बढ़ा है। मार्च 2022 में जहाँ पे 33,699 रुपीज़ के आसपास था वो मार्च 2023 में 40,718 रुपीज़ के आसपास आ गया। तो संदर्भ देख सकते हो कि सेहत लगातार सुधर रही है। इसके अलावा एजीएम का ऐलान भी हो चुका है। तो ये आप देख सकते हो कि 18 अगस्त को बैंक की एजीएम होगी जिसमें बहुत सारे और फैसले होंगे, जिसमें क्वार्टर 1 के रिजल्ट की जो संभावना है उसको भी अपने शेयर होल्डर के सामने रखा जाएगा और इसके अलावा जो फंड रेजिंग की संभावना है उसको भी यहाँ पे शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। तो इसके लिए हमें एजीएम का इंतजार करना होगा। कुल मिला के यस बैंक में एक तेज़ी का दौर शुरू होगा और ये डेफिनेटली स्टॉक 3 डिजिट में जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, आपको इसमें खरीदारी कर लेनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।